हेलो प्रशिक्षुओं, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं राहुल सरगोंडा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि मैं पहले से आपको सूचित कर चुका हूं कि मैं बहुत जल्द आपके बीच आपके सिलेबस के गणित प्रश्न पत्र को आपके बीच में डिस्कस करने के लिए आ रहा हूं। उसी क्रम में मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। तो प्रशिक्षुओं, जिन्होंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर को बहुत अच्छे तरीके से पार कर लिया है, जिनका पेपर बहुत अच्छे तरीके से हो गया है, वे लोग अब सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी करने में जुट जाएं। मैं आप लोगों के बीच आप लोगों के साथ आ चुका हूं। इस तैयारी में आप लोगों के साथ मैं अंत तक बना रहूँगा। तो आइए देखते हैं आपके इस सेकेंड सेमेस्टर के गणित प्रश्न पत्र का आज पहला चैप्टर है, जो कि है 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। इस अध्याय को पढ़ने से पहले मैं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहता हूं, जो कि आपके सामने मैंने बिंदुवार लिखे हुए हैं। पहला बिंदु है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या कुछ ऐसे टॉपिक हैं, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको इस चैप्टर में बार बार देखने को सुनने को मिलेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग इस बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। आप लोग थोड़ी देर तक हमारे साथ बने रहिए। ये एलसीएम और एचसीएफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरा वादा है। आप इन बिंदुओं को समझते हुए चले जाइए, कनेक्ट करते हुए चले जाइए। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते देखेंगे कि आपको एलसीएम और एचसीएफ दिमाग में एकदम फिट हो गया है। अब वो कभी आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए आइए बिना समय गंवाए हुए चर्चा करते हैं। क्या टॉपिक है? अभाज्य संख्या। इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर कहते हैं। अब ये प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होती है? मैंने लिखा है ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक अथवा स्वयं से पूरी तरह से विभाजित हों या फिर कट जाएं, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि कोई ऐसी संख्या जो कि एक से कटे। अब एक से तो सारी संख्याएं कट जाती हैं, आपको पता होगा। उसके अलावा स्वयं से पूरी तरह से कटे, यानी कि मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए ये संख्या 2 है। अगर हम कहें कि क्या ये 1 से कट रहा है, तो बिल्कुल 1 से कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है। ठीक है। इसके अलावा किसी और संख्या से वो ना कटे तो वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 इत्यादि। ये सारी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? तो ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे इसमें से किसी एक संख्या को, चलिए 19 को लेके देखते हैं। तो 19 किससे कट रहा है? तो आप बोलेंगे 19 1 से कट रहा है और 19 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है। इसके अलावा ये किसी और संख्या से नहीं कट रहा है। तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रकार की संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, भाज्य संख्या क्या होती हैं? तो हमने लिखा वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हों। यानी कि ऐसी कोई संख्या जो 1 से कटे। मैंने पहले बताया 1 से सारी संख्याएं कट जाती हैं। स्वयं से कटे, स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और कोई ऐसी संख्या हो जो उस संख्या को काट दे, तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे आप लोग देखिए क्या लिखा है, 4, 6, 8, 9, 10, 12। ये सारी संख्याएं क्या हैं? तो ये सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। कोई एक उदाहरण हम लोग लेके इसको चेक करते हैं। ये 9 लेके के चेक करते हैं। तो देखिए कंडीशन क्या है कि 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो क्या ये 1 से कट रही है? बिल्कुल कट रही है। स्वयं यानी कि 9 से कट रही है,
बिल्कुल कट रही है। और इसके अतिरिक्त कोई एक संख्या और बताओ जिससे ये कट रही हो, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि सर ये 3 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो कंडीशन हमारा ये फॉलो करता है कि वे संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, इसके अतिरिक्त किसी एक अन्य संख्या से और कटे, तो वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। उदाहरण के तौर पे 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये सभी आपकी भाज्य संख्याएं हैं। आई होप कि आपको भाज्य और अभाज्य संख्याएं पता चल गई होंगी, इनमें अंतर पता चल गया होगा। अब इसमें एक नोट करके एक पॉइंट और हमने 2 पॉइंट लिखाया है, नोट करके 2 पॉइंट हमने लिखाया है। ये पॉइंट क्या है ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये एग्जाम में 1 नंबर का पूछता है कि एक कैसी संख्या है, ये आपके सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। तो उसमें ऑप्शन में रहेगा एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक कैसी संख्या है? ना भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। दूसरा पॉइंट है सबसे छोटी अभाज्य एवं सम अभाज्य संख्या 2 है। ध्यान देना, 2 एक इकलौती ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, जो क्या है? सम है और अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। आई होप कि ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अगले टॉपिक पे। आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है अपवर्त गुणज, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीपल मतलब पहाड़ा होता है। जैसे वे संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं तो उस संख्या की अपवर्त कहलाती हैं। वे संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, यानी कि वे संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं। जैसे कि संख्याएं लिखी हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, जो किसी अन्य संख्या से पूरी तरह से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, कट जाए, तो उस संख्या की अपवर्त कहलाती है। यानी इस संख्या की ये सभी अपवर्त कहलाएंगी। समझ में आ गया? जैसे 6 का अपवर्त क्या होगा? तो 6, 12, 18, 24, 30। क्यों 31 क्यों नहीं हो सकता? क्यों 31 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो संख्या पूरी तरह से इसको विभाजित नहीं कर पाएगी। यानी 6 31 को पूरी तरह से विभाजित नहीं कर पाएगी, इसीलिए 6 का अपवर्त यानी 6 का गुणज होगा, 6 का पहाड़ा होगा। आई होप कि अपवर्त आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवर्त यानी कि पहाड़ा यानी कि गुणज, वे सभी संख्याएं जो कोई दी हुई संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो इन संख्याओं की ये क्या कहलाएगी? अपवर्त कहलाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे एक संख्या लिख दिया 4, अगर इसका अपवर्त बताना होगा तो क्या होगा? यहाँ पे 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, इस प्रकार होगा अपवर्त। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अपवर्त अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं समापवर्त। क्या है? समापवर्त। समापवर्त, इसको ध्यान से समझिएगा। सम मतलब समान और अपवर्त मतलब पहाड़ा, जो अभी आपको हमने बताया है, अच्छे से समझाया है। तो देखिए समापवर्त क्या होता है? ये मल्टीपल होता है, ये कॉमन मल्टीपल होता है। पढ़ते हैं, वे संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित हो जाती है, दी हुई संख्याओं का समापवर्त कहलाती है। उदाहरण से समझिए, 8 का अपवर्त क्या होगा? तो 8 का पहाड़ा लिख देंगे 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, इस तरह आगे बढ़ते हुए। फिर 12 के अपवर्त, अब 12 के अपवर्त यानी 12 का पहाड़ा 12, 24, 36, 48, 60 और 72 अपवर्त समझ गए। अब जो इसमें समान होगा, जो कॉमन होगा, वही क्या हो जाएगा?
इन दोनों का समापवर्त कहलाएगा। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, एक तो 24 हो गया तो 24 लिखेंगे, अगला 48 कॉमन है तो 48 लिखेंगे, उसके बाद 72 है तो 72। ठीक है, तो बताइए 8 और 12 के जो समापवर्त हुए वो क्या हुए, 24, 48 और 72। अब ध्यान देना, जो समापवर्त है इसी का सबसे छोटा रूप क्या कहलाएगा, लघुत्तम समापवर्त। आप अपने टॉपिक पे पहुंच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लघुत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम। ठीक है, यानी कि लघुत्तम का मतलब जो सबसे कम और समापवर्त का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। जो सबसे कम या सबसे छोटा दोनों में कॉमन होगा वही कहलाएगा लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम। आइए देखते हैं, अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो सबसे छोटा जो इसमें समापवर्त होगा यानी कि 24, यही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका एलसीएम हो जाएगा, यही आपका लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। ऐसे आप निकाल के देख सकते हैं भाग विधि से। 8 और 12 का एलसीएम निकालिए, कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 और 3 बचा तो 3 से कट जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 त्रिक 24। एलसीएम कितना आ गया, 24। और यहाँ भी एलसीएम कितना आया, 24। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। ध्यान रखना, इसको समापवर्त बोलते हैं, समापवर्तक अलग होता है, समापवर्त अलग होता है। अभी मैंने आपको अपवर्त समापवर्त बताया है, अपवर्तक और समापवर्तक हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस इतना याद रखिए कि जो अपवर्त होता है वो गुणज होता है, वो पहाड़ा होता है, मल्टीपल होता है किसी संख्या का। जैसे मैंने बोल दिया 2 का मल्टीपल या 2 का अपवर्त तो क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12। यानी जो अपवर्त होगा वो सारी वही संख्याएं होंगी जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए या कट जाए। अब समापवर्त में ध्यान रखना, उनमें 2 संख्याएं होंगी और जो दोनों में कॉमन होगा, जो अपवर्त दोनों में कॉमन होगा वो समापवर्त कहलाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अपवर्त और समापवर्त अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके टॉपिक पे चलते हैं जो कि है एलसीएम। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अब एलसीएम। आते हैं अब लघुत्तम समापवर्त अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो जैसा कि इसमें लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। या फिर जैसे मैंने अभी आपको समझाया, अभी आपको बताया समापवर्तक का उदाहरण देके, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सबसे छोटे सम अपवर्त, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सबसे छोटे सम अपवर्त को दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। जैसे कि मान लो 8 का अपवर्त और 12 का अपवर्त, तो 8 और 12 का अपवर्त क्या होगा, पहाड़ा इसका, तो ये 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48। ठीक है, इसी प्रकार और आगे चले जाएंगे। तो 12 का अपवर्त क्या होता है, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48। इसका जब समापवर्त करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि जो दोनों में अपवर्त कॉमन होगा वही होगा समापवर्त। तो इन दोनों में क्या आ गया, 24 और 48।
अब अपवर्त में, समापवर्त में जो सबसे छोटा होगा वही क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त होगा। क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त होगा। तो अब देखिए इसको पढ़िए, दो या दो से अधिक संख्याओं के सबसे छोटे समापवर्त, दो या दो से, अब इससे अधिक एक और संख्या हो सकती है, लेकिन दो या दो से कम दो संख्या तो होनी चाहिए, तभी तो एलसीएम निकाल पाएंगे। कभी एक संख्या का आपने एलसीएम निकाला है, नहीं ना। तो उसी प्रकार दो या दो से अधिक संख्याओं के सबसे छोटे समअपवर्त, तो समअपवर्त यह हो गया, और सबसे छोटा उसमें से कौन सा है, 24 को दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। को दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। तो अब देखिए लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के कितने तरीके हैं, आपके सिलेबस में कितने तरीके बताए गए हैं। तो लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के दो तरीके बताए गए हैं, दो विधि बताई गई हैं। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टर मेथड, और दूसरा है भाग विधि। बहुत अच्छे तरीके से आइए देखते हैं कैसे होता है अभाज्य गुणनखंड। हमने क्या बताया था, इसीलिए आपको सबसे पहले मैंने क्या टॉपिक पढ़ाया, भाज्य और अभाज्य। ये जो अभाज्य शब्द है ये आपको बार बार इस टॉपिक में देखने को मिलेगा। अभाज्य मतलब ऐसी संख्याएं जो केवल एक से कटे या फिर स्वयं से कटे, वे सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे उदाहरण बता दीजिए आप लोग, क्या होगा, जैसे कि 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है। ये केवल एक से कटेंगी या फिर स्वयं से कटेंगी, ये सारी क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए देखते हैं, एक उदाहरण यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से एक उदाहरण, 12 और 16 का एलसीएम यानी लासा ज्ञात करिए। तो 12 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे, तो 2 दूनी 4 त्याई 12। क्या हम 12 को 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन फिर वही शर्त आएगी कि क्या ये 4 गुणे 3 अभाज्य गुणनखंड है। बेटा क्या इसमें आपको अभाज्य संख्या ही दिख रही है केवल, तो नहीं, ये 4 कैसी संख्या है, तो ये 4 भाज्य संख्या हो गई। तो आप इसको अभाज्य गुणनखंड कैसे कह सकते हैं, इसीलिए ये 4 गुणे 3 क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसीलिए अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 दूनी 4 त्याई 12। इसीलिए इसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य होती हैं। ठीक है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी प्रकार 16 का लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, ये हो गया 16 का अभाज्य गुणनखंड। इसमें सारी संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनमें देखो एलसीएम कैसे निकलेगा, जो लासा होगा वो कैसे निकलेगा, तो ध्यान देना, इनमें और इनमें संख्याएं देखिए कौन सी कॉमन है, तो आप कहेंगे 2 कॉमन है। तो 2 जो सबसे ज़्यादा बार जहाँ पे लिखा हो उसी को उतार देंगे। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद कौन सी संख्याएं बच रही हैं, 3 बच रही है, तो 3 भी हम उतार देंगे। ठीक है, यानी जो संख्याएं कॉमन होंगी और सबसे ज़्यादा बार जहाँ पे लिखी होंगी उनको लिखेंगे। तो 2 सबसे ज़्यादा कहाँ था, 4 बार था, तो 4 बार लिख दिए। अब ये 2 बार था, वो भी इसी में आ गया। अब कौन बचा, 3, तो 3 भी लिख दिया। यानी एलसीएम में सब कुछ लिखते हैं, छोड़ते नहीं हैं कुछ। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 दूनिया 48, यानी 12 और 16 का जो एलसीएम आया वो कितना आ गया, वो आ गया 48। ठीक है, ये समझ में आ गया अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इसी 12 और 16 का लासा हम निकालते हैं भाग विधि से। लिख दीजिए यहाँ
12 और 16 का लासा। ठीक है, किस विधि से? तो भाग विधि से। अब ये भाग विधि क्या होता है, इसको ऐसे 12, 16 लिखते हैं, फिर भाग करते हैं। किससे भाग करेंगे? सबसे छोटी संख्या से भाग करिए, 2 से भाग करिए तो कितना आएगा? 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा तो 2 3 6, 2 चौक 8, फिर अभी 2 से कटेगा तो काट दीजिए, इसको ऐसे लिख देंगे 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से काटिए तो 3 और ये 2 और यहाँ पे ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका गुणनखंड क्या आया, तो आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 तियाँ 48, यानी एलसीएम कितना आ गया? 48 आ गया। तो इसी 2 मेथड से हम लोग इस चैप्टर में एलसीएम फाइंड करेंगे। जो क्वेश्चन होगा वो इन्हीं दोनों मेथड पे, इन्हीं दोनों विधियों पे आधारित होगा। इन्हीं दोनों विधियों से हम लोग एलसीएम को निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त को निकालेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को लघुत्तम समापवर्त बहुत अच्छे से समझा पाया होऊंगा। अब इस टॉपिक पे यानी लघुत्तम समापवर्त पे जितने भी प्रश्न होंगे हम उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम HCF को समझेंगे और HCF के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आइए 1-2 उदाहरण और देखते हैं इस पे, गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए 1-2 उदाहरण एलसीएम के और देखते हैं, उसके बाद एलसीएम को समाप्त करते हैं। इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दिया है 60 और 40 का एलसीएम फाइंड करिए। तो अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले 40 और 60 को तोड़ेंगे। 60 को जब तोड़ेंगे तो 60 को क्या लिखेंगे, तो 2 गुणे 30, इस तरह मन में तोड़ना है कि जब 2 टूटेगा उसके बाद 30। अब जब 30 को तोड़ेंगे तो 15 दूना 30, अब क्या बचा 15, यानी 3 फिर गुणे में 5, तो 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60। ये आपका 60 टूट गया किसमें? अभाज्य गुणनखंड में। चेक करिए क्या अभाज्य गुणनखंड है? बिल्कुल है। 2 कैसी संख्या है? अभाज्य है। 3 कैसी संख्या है? अभाज्य है। 5 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। फिर 40 को तोड़िए। 40 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। ठीक है, ये भी, इसमें भी सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनमें जो कॉमन है और जो सबसे ज़्यादा बार है उसको लिखेंगे। देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, जो सबसे ज़्यादा बार किसमें है? 3 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, अब 3 देखो, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 भी लिख लो। 5 कितनी बार है? एक बार दोनों में है, तो 5 को लिख लेंगे। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 40 तिहाई 120। तो 60 और 40 का जो एलसीएम आया, जो लघुत्तम समापवर्त आया, वो कितना आया? 120 आया। इसी को आइए भाग विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। भाग विधि द्वारा कैसे? 60, 40 लिखेंगे, फिर बारी बारी भाग करेंगे। चलिए 2 से करते हैं तो 30 दूना 60 और 20 दूना 40। फिर से 2 से कटेगा, कैसे? लास्ट में जब 0 हो या सम संख्या हो तो वो 2 से कटती है, तो 15 दूना 30 और 10 दूना 20। फिर 2 से कटेगा, काट दीजिए। 15 तो नहीं कटेगा, एज इट इज़ लिख दीजिए, तो 2 पंचे 10। क्या अब ये 2 से कटेगा? 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? सम संख्या नहीं है बल्कि 5 है, तो 5 से काट दीजिए। 5 3 15, 5 एकम 5। अब किससे कटेगा? ये 3 से कटेगा। यानी इनका जो गुणनखंड आया वो क्या आया? तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 तिहाई 120। ये आ गया एलसीएम किसका? 60 और 40 का।
चाहे इस विधि से करेंगे चाहे इस विधि से करेंगे, आना दोनों का एलसीएम समान ही है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, दोनों समान है। ठीक है, इसी क्रम में चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे देखिए दे दिया जाए 2,4,8 का एलसीएम बताइए, तो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो भैया 2 को कैसे तोड़ेंगे, 2 लिखेंगे। फिर 4 को कैसे तोड़ेंगे, तो 2 गुणे 2 लिख देंगे। ठीक है, 8 को कैसे तोड़ेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तोड़ दिया। अब जब एलसीएम पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉमन और जो सबसे ज़्यादा बार हो उसी को लिखेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम हो गया। अब इसमें देखिए 2, 4 और 8 का निकालना है, तो भाग विधि द्वारा कैसे निकालेंगे, 2 से भाग करिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा। जब तक काटेंगे तब तक यहाँ 1 ना आ जाए, तो 2 दूनी 4, तो दूनी 8, यानी इसका भी एलसीएम कितना आ गया बच्चों, तो इसका भी एलसीएम 8 आ गया। ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे संख्या लिख दिया 10, 80, 90 का एलसीएम। यहाँ भी 10, 80, 90 का एलसीएम। ठीक है, एक भाग विधि से, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तोड़ते हैं इसको अभाज्य गुणनखंड में। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 2 पंचे 10 हो गया अभाज्य गुणनखंड। 80 को तोड़िए, तो 2 गुणे 40, अब 40 को क्या लिखेंगे, तो 2 गुणे 20, अब 20 को क्या लिखेंगे, तो 2 गुणे 10, 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5। ये हो गया 80 का अभाज्य गुणनखंड। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80। 90 को तोड़ लीजिए, तो 2 गुणे 45, अब 45 को क्या लिखेंगे, 5 9 45, और 9 को क्या लिखेंगे, तो 3 गुणे 3। ठीक है, 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30 और 30 तिहाई 90। ये आपका अभाज्य गुणनखंड में टूट गया है। अब उसी प्रक्रिया को दोहराते हैं, जो कॉमन हो तो 2 कॉमन, और सबसे ज़्यादा किसमें, इसमें लिखा है कितनी बार, तो 2 4 बार गुणे के रूप में लिखा है। तो इसको आपको 2 की पावर 4 भी तो लिख सकते हैं। अरे भाई, कोई संख्या अगर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा है, तो बेस जब समान होता है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 2 3 4 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 4, फिर गुणे। अब गुणे में देखो 2 हो गया सब जगह, फिर 3 को देखिए, 3 सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ। तो कितनी बार, तो 3 की पावर 2, फिर 5 5 हर जगह एक ही है, तो एक बार लिख दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणे 3 त्रिका 9, और ये 5, 16 पंचे 80 और 8 9 72, यानी कि 720। इन तीनों का जो एलसीएम आया वो कितना आया, तो 720 आया। अब आइए देखते हैं भाग विधि द्वारा। तो 10, 80 और 90 को भाग करिए, 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 40 दूना 80, 45 दूना 90। ठीक है, फिर से 2 से काटिए, अभी ये कट जाएगा 2 से, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, और ये आ जाएगा 20 और यहाँ पे 45। फिर से 2 से काटिए, ये आ जाएगा 10 और ये 45। फिर से 2 से कटेगा, 5 ऐसे लिख दीजिए, 5 दूनी 10, यहाँ आ गया 45। अब किससे कटेगा, तो अब 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 9 45। अब ये 3 से काट दीजिए, तो 3 त्रिका 9, अब फिर 3 से काटेंगे
पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 80 त्याँ 240 और 240 त्याँ 720, यानी जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 720 आएगा। तो इस प्रकार ये आपका एलसीएम रहा, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से, जो कि हम लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा और अच्छे से समझा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एलसीएम टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। शुरुआत से आप जो पढ़ें उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखें, जिससे आपको आगे किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आप धीरे धीरे अपने आप को बहुत बेहतर पाएंगे। जब हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके गणित में बहुत अच्छा सुधार हो रहा है। आप ये मत सोचिए कि आपको कुछ नहीं आता है, या फिर आप ये मत सोचिए कि हमको बहुत आता है, ये बहुत नीचे लेवल का है, या फिर ये मत सोचिए कि हमको कुछ नहीं आता है, बहुत हाई लेवल का है। बच्चों, मैं 0 से लेके हीरो तक सबका ख्याल रखूँगा। एक बेसिक से लेकर और हाई लेवल तक क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अंत तक मैं ये वादा करता हूं कि आप लोग एसएससी लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप बच्चों अभी समझ लीजिए आपका ये सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, इसीलिए आप लोगों के पास अभी इनफ टाइम है। ज़रूरी नहीं है कि बस एक पुस्तक पढ़ के हम लोग कवर कर लेंगे, उसके बाद सीरीज पढ़ लेंगे, बस हो गया। हम आपके लिए अलग अलग पुस्तकें, अलग अलग प्रकाशन की पुस्तकें और परिषदीय विद्यालय की पुस्तकें, उनमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल के जो प्रश्न होंगे, जो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, उनको सॉल्व कराऊंगा। जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कराऊंगा। जो और बहुत से ऐसे प्रश्न जिसको पूछे जाने की उम्मीद है, मैं वो प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। तो आप लोग डीएलएड के प्रशिक्षु हैं, को ये नहीं आंका जाएगा कि आप लोग को आता है या नहीं आता है। आपको आता है, आप आगे उसे किस तरह डिलीवर कर रहे हैं, आगे एक छोटा सा बच्चा है उसको आप किस तरह समझा पा रहे हैं। आपके इस चीज़ की परीक्षा होगी कि आप अपने ज्ञान को आगे तक कैसे पहुंचा रहे हैं। बच्चों, आपको सॉल्व करना आता है, लेकिन सॉल्व कराना आना चाहिए। आपको सीख गए हैं तो आपको सिखाना आना चाहिए। आप इस उद्देश्य से पढ़ें कि हम जो पढ़ें वो आगे तक पहुंचा पाएँ। ठीक है, इसी के साथ ये एलसीएम टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में एचसीएफ टॉपिक के साथ, और एचसीएफ को हम लोग बहुत अच्छे से तोड़ के समझेंगे और उसको कभी दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ पे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम का आपके परीक्षा में, आपके टेट और सीटेट में भी पूछे जाने वाले एलसीएम और एचसीएफ के प्रश्न मैं यही सॉल्व कराऊंगा कि भविष्य में आप जब परीक्षा देने जाएं सीटेट या टेट की, तो उसमें भी आपको पूर्ण लाभ मिले। तो इसी के साथ बने रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।